इसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे देख रहे थे, कुछ पढ़ाई किए थे पिछले क्लास में, उम्मीद है नोट्स बनाए होंगे। मैं आगे बता रहा हूँ। आज आप लोगों को प्रश्न करने हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, या विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा देने से पहले आप लोग चित्र भी बनाएंगे। मैं चित्र बोर्ड पे ड्रा कर रहा हूं, देख लीजिए। एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। आप एक तरंग बनाएं एक्स अक्ष के लंबवत, मतलब मैं बनाया हूं वाई अक्ष के अनुदिश। आप इसको लंबा कर लेंगे और डायरेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से। ये तरंग है वो वाई अक्ष के दिशा में है और एक्स अक्ष के लंबवत है, इनके लिए कर देंगे। एक और तरंग बनाएंगे जो जेड अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, आप ऐसे कर लेना, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। आपको बनाते नहीं बनेंगे, टेढ़ा करेंगे तो इस प्रकार से अपोजिट कर लेंगे तरंग को। हाँ, ये आयाम सेम रहेंगे, लेकिन बेटा इसके डायरेक्शन को जेड अक्ष के अनुदिश करेंगे। ये देखिए जेड अक्ष के समांतर कर रहा हूं मैं, इसके डायरेक्शन को आप जेड अक्ष के समांतर करेंगे। ये जेड अक्ष देख लेंगे आप लोग, जेड अक्ष के समांतर करेंगे उनको समझाने के लिए। यानी कि ये तरंग भी आपके एक्स अक्ष के लंबवत है, क्योंकि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये तरंग एक्स अक्ष के लंबवत दिशा में है, वाई अक्ष के अनुदिश, और ये तरंग जेड अक्ष के अनुदिश है, कहाँ? एक्स अक्ष के लंबवत। तो ये जो पहले वाले हैं, मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये जो डॉटेड वाला है मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है। आप लिख सकते हैं इस तरफ E है और इस तरफ B है। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बन गया आप लोगों का। ये डायरेक्शन इनमें भी कर सकते हैं, छोड़ देंगे तब भी चलेगा, समझ लगता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र बन गया। अब परिभाषा क्या होगी, बुक से देख के लिखेंगे, इसको देख के आप परिभाषा करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से बने होते हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तथा ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। एक अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो ऐसे तरंगों को अपन क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे फोकस करें। मैं एक बार फिर बोल देता हूं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से बने तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिनकी संचरण की दिशा भी क्या होती है? आपके इन क्षेत्रों के लंबवत होते हैं। अपने अपने शब्द हैं, कंप्लीट लिखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोनों से बने होते हैं, तथा ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये हमने कर दिया। अब हम विशेषताएं की बात करेंगे, तो बगल में टॉपिक डालेंगे आप लोग। विशेषता या गुण की टॉपिक डालेंगे, और विशेषता या गुण में पहला तो यही हो जाएंगे, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत होते हैं। डिफिनेशन से दो कर। तीसरी बात, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की बात आई है तो ये त्वरित या दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होते हैं। त्वरित या दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होते हैं, याद रखना, परंतु इनमें आवेश नहीं होता। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया कि ये त्वरित या दोलायमान आवेशों से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। चौथा हम बात कर सकते हैं, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं,
यानी कि इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। पांचवा हो गया विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन तरंगों के वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बुक में पेज नंबर 647 पे है, आप लोग बुक देख के लिख सकते हैं, लास्ट में ही पॉइंट वाइज। रिपीट, दो आपके डिफिनेशन में है लंबवत वाले, तीसरा त्वरित या दोलायमान आवेशों से उत्पन्न होते हैं, चौथा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब इनमें कोई आवेश नहीं होता है, पांचवा इनके विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। छठवां, ये तरंगे वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हैं। सातवां, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा संचरित करती हैं, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं ये तरंगे। ठीक है ना। आठवां बोल सकते हैं इन तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, अध्यारोपण आदि जितने भी प्रकाश के गुण हैं ये सारे के सारे गुण इन तरंगों में पाए जाते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं। नौवां लिख सकते हैं ये तरंगे ध्रुवित होती है, ध्रुवण में किसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये तरंगे ध्रुवित होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 8, 9, 10 जितने भी हैं लिख सकते हैं। आगे आएगा इनमें रेखी संवेग होता है, रेखी संवेग आप 11वीं में पढ़े होंगे। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में 6 से ज़्यादा गुण लिखने को नहीं आएंगे, इसमें 10-11 गुण हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इसके गुण की बात की है ना। अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। तो बेटा मैं चूंकि ये थ्योरेटिकल है तो इसलिए आप लोग स्पेक्ट्रम को मैं बता देता हूँ, लेकिन उनके तरंग दैर्घ्य, गुण और उपयोग आप लोग बुक से देखेंगे। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्रम। आप 10वीं में पढ़े होंगे प्रकाश के स्पेक्ट्रम से। तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम का मतलब है प्रकाश है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। इनके रंगों के क्रम को, रंगों का क्रम कैसे जमाए थे, बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के क्रम में हम जमाए थे। तो रंगों के क्रम को अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति के बढ़ते क्रम या आवृत्ति का उल्टा तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इस क्रम को अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो अगला प्रश्न रहेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, मैं रिपीट बोल रहा हूँ। विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। इसे अपन हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो निम्नानुसार है। पहला, रेडियो तरंगे, जाहिर है आवृत्ति के बढ़ते क्रम में बोला हूं बेटा, तो इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। ठीक है। दूसरा, सूक्ष्म तरंगे। तीसरा, अवरक्त तरंगे। चौथा, दृश्य तरंगे या दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हो। दृश्य प्रकाश के बारे में और डिटेल किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। पांचवा, पराबैंगनी तरंगे, इसको विकिरण भी बोल देते हैं, और अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, किरणें जो भी बोले। छठवां, एक्स किरणें, और सातवां, गामा किरणें।
तरंगों की जगह किरणें भी आ सकते हैं, विकिरण भी आ सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अपने अपने तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का याद रखना। दूसरे प्रकार में भी 7 रंग थे, यहाँ भी स्पेक्ट्रम 7 वर्गों में बटा है। रेडियो तरंग, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, यानी कि इसमें भेदन क्षमता नहीं होगी बेटा। जिसमें भेदन क्षमता नहीं होती वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिसको विवर्तन कहते हैं। सूक्ष्म तरंगे और तरंगे, तो इनके तरंगदैर्घ्य नीचे की ओर जाऊंगा तो कम होगा, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, सॉरी इसकी भेदन क्षमता होगी ज्यादा। तरंगदैर्घ्य मतलब ये अधिक दूरी को पार करते हैं। रेडियो तरंगे मतलब आपका जो टीवी प्रसारण होता है ये सब रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, लंबी दूरी तक जाते हैं, क्लियर। और आवृत्ति है ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम, सॉरी बढ़ेगी। इसकी आवृत्ति कम, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक और इसकी तरंगदैर्घ्य कम। तो ये आपके विद्युत चुंबकीय क्या है, आपके स्पेक्ट्रम है। अब रेडियो तरंगों की बात करें तो आप लोगों को सारी चीजों को क्लियर करते हैं। पेज नंबर 648 पे है, नवबोध की बुक है, ठीक है। इनकी जो आवृत्ति है या इनका जो तरंगदैर्घ्य है 0.1 मीटर से अधिक होता है। 60 में बोले तो 0.1 मीटर से अधिक होता है। आपके बुक में लिखा है 0.3 से लेके 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच लिख दिया है आपके बुक में। तो आप लोग बुक को से किसी बुक ने 0.1 मीटर से अधिक लिख दिया है, 0.3 मीटर से अधिक लिखा है। ये तरंगदैर्घ्य की बात है। आवृत्ति है आपका 5 × 10⁵5 हर्ट्ज से 10⁹9 हर्ट्ज के बीच, या क्लियर करेंगे तो 3 × 10⁹9 हर्ट्ज के बीच होती है। ये जनरली याद करने की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर करेंगे। तरंगदैर्घ्य आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसकी आवृत्ति का परास है 10⁹9 मिलेगा, 3 × 10⁹9 कर लेना, रेंज में मिलेंगे, ठीक है। तो 5 × 10⁵5 हर्ट्ज से 3 × 10⁹9 हर्ट्ज के बीच होती है आवृत्ति, या आपका 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच होता है तरंगदैर्घ्य, या तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर से अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, एक लाइन के प्रश्न में आ सकते हैं, इससे छोटा प्रश्न ही बनता है, इसलिए थोड़े से आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपका इसकी उत्पत्ति हो गया, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है दोलित्र परिपथों से। तो दोलित्र को हटा दिए आपके कोर्स से पिछले साल था आपका। एक एलसी टैंक होता है, प्रेरकत्व और संधारित्र वाला टैंक होता है, जिससे अपन डिष्ट धारा को विद्युत उसमें एसी में बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत दोलन उत्पन्न करते हैं। तो दोलित्र परिपथ से ये उत्पन्न होता है। अब इसके गुण की बात करें तो आपको पता है चूंकि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये आसानी से विवर्तित हो जाते हैं। मतलब मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश वाले चैप्टर विवर्तन की घटना, किनारों से टकराकर मुड़ जाना आपका विवर्तन कहलाता है। तो गुण की बात करेंगे, तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण विवर्तित हो जाते हैं। और उपयोग की बात करेंगे तो इनका उपयोग रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण में होता है। रेडियो और दूरदर्शन के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होता है, ठीक है। तो आप तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के बारे में बात करेंगे, उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, गुण के बारे में बात करेंगे, उपयोग के बारे में बात करेंगे, इन सातों की। और ये सातों आपके क्लियर बुक में दिए हुए हैं। अब आगे हम बात करेंगे, मान लीजिए कि किसकी, सूक्ष्म तरंगों की। तो सूक्ष्म तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य है वो होता है 0.1 मीटर से, 0.1 मीटर से अधिक रेडियो हो गया, 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक आप लोगों का सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। बुक आप में इसमें गलत कर दिया है बेटा, किलोमीटर छाप दिया है, जो कि
रॉन्ग है, ठीक है। 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। सुधार लेंगे। अब आवृत्ति की बात करेंगे। 3 × 10⁹ में छोड़े थे अपन, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज के बीच इसकी आवृत्ति होती है। 100 का फर्क है। मिलीमीटर को में आप मीटर में बदलेंगे तो आपका 100 का फर्क आएगा, 0.001 मीटर आएगा 100 से भाग देंगे तो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है आप लोगों का 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सूक्ष्म तरंगे हैं। रेडियो तरंगों से उसकी आवृत्ति अधिक आ गई और तरंग दैर्घ्य कम आ गया, जस्ट उल्टा जमा रहे हैं। अब बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति है क्लाइट्रॉन, डायोड आदि द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे गुण की, ठीक है। तो इनका तरंग दैर्घ्य है रेडियो तरंगों से कम होता है, तो ये आसानी से विवर्तित नहीं होते हैं और ये किरण के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक विशेष दिशा में अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। अब बात करेंगे उपयोग की, तो इसका उपयोग चूंकि एक विशेष दिशा में अधिक दूरी तक भेज सकते हैं, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार में होता है। फैलता नहीं है बेटा, विवर्तन नहीं होता, तो रडार में होता है। रडार आपको पता है दूरी नापने में प्रयोग करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, किसी उपकरण से टकराता है वस्तु से और वापस आता है रडार प्रणाली में, तो रडार में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। ओवन आप लोग शायद बेकिंग में यूज करते हो, गर्म करने में, तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए उसको माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं, वस्तु को गर्म करने में माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पर डिस्कस करना मेरे ख्याल से समय की बर्बादी है। आपकी बुक में बढ़िया सिस्टमेटिक दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा ये छोटी चीज़ें 1 नंबर में आता है, आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। कल हम विशेष तौर पे दृश्य प्रकाश पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी के बारे में डिटेल नहीं है, सबके बारे में, एक्सीडेंट के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, परावर्तनीय तरंगों के बारे में कुछ न कुछ आप लोग जानते हैं। तो इन सारे तरंगों की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, क्लियर है आप लोगों का। उत्पत्ति, गुण और उपयोग, ये चीजें आप लोग नोट्स करेंगे या बुक में टिक कर लेंगे, समय की बर्बादी नहीं करना है तो, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का आपको याद करना है, याद करने की चीजें हैं, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो आज की क्लास इतने ही। कल हम लोग दृश्य प्रकाश के बारे में थोड़े से देखेंगे, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे।